नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती आई हुई है 2025 में। इसमें टोटल भर्ती है एसआई की 4543 भर्ती सीट पदों की जो है घोषणा की गई है। तो हम इसमें आपको महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि डेली इस चैनल पर आपको एनालिसिस करने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको इसमें केवल क्वेश्चंस का आंसर ही बताएंगे। हम इस क्वेश्चंस में ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, क्योंकि जो अदर्स टीचर्स होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में डीपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन हम नहीं बताएंगे डीपली, क्योंकि अगर हम डीपली बताएंगे तो एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे और वो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो जो मैं अभी ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये भी याद नहीं रहेगा, इसलिए हम डीपली नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। तो आप लोग बताना कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जानते थे। जो लोग भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन सी याचिका के रूप में स्वीकार की जा सकती है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार के तहत, ठीक है, पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन सी याचिका के रूप में स्वीकार की जा सकती है। अब ऑप्शन है ए समाचार पत्र लेखन, बी है औपचारिक पत्रिका, सी है व्यक्तिगत शिकायत, या फिर ऑप्शन डी है सरकारी आदेश। अब बताओ कौन सी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार के तहत। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यह करेक्ट आंसर है, समाचार पत्र लेखन। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र लेखन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार के तहत। ठीक है, समाचार पत्र लेखन। और ये जो तीनों हैं ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल है, निम्न में से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूछा गया है कि जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं। उसमें गलत लिखा हुआ कि कौन सा क्वेश्चन गलत है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ना कि बोला गया है कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चलिए अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जो है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यह ऑप्शन नंबर ए है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों इस अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का आदेश दे सकती हैं। और ऑप्शन सी है, इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। और जो डी ऑप्शन है वह है, इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को अपराध करने के बाद ही हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो सुरक्षा अधिनियम है यानी ए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कौन सा जो है कथन गलत है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये कथन गलत है। 1980 के संबंध में ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA है 1980 के संबंध में, ये जो ऑप्शन डी दिया गया है ना कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को अपराध करने के बाद ही हिरासत में लिया जा सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही आंसर हैं। ठीक है, ये करेक्ट हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। केंद्र राज्य दोनों सरकारों इस अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का आदेश दे सकती है। और इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये तीनों जो है इसका कथन जो है यह सही है। ठीक है, 1980 के संबंध में ये सब तीनों आ जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, ये सब तीनों जो है इस रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन इस रूल को फॉलो ये नहीं करता है कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को अपराध करने के बाद ही हिरासत में लिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के संबंध में यह बिल्कुल नहीं होता है।
चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए केंद्र सरकार को क्या शक्ति देती है? क्वेश्चन क्या है? आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए केंद्र सरकार को क्या शक्ति देती है? ऑप्शन ए है वेबसाइट ब्लॉक करने की, या डेटा हैक करने की, या साइबर जांच शुरू करने की, या डिजिटल साक्ष्य संग्रह की। चलिए बताइए, अगर पता हो तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेबसाइट ब्लॉक करने की। जो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए केंद्र सरकार को वेबसाइट ब्लॉक करने की शक्ति देती है। याद कीजिएगा, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए केंद्र सरकार को वेबसाइट ब्लॉक करने की शक्ति देती है। ठीक है, ना कि ये सब शक्तियाँ देती हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। तीनों ऑप्शन, डेटा हैक करने की, या साइबर जांच शुरू करने की, या डिजिटल साक्ष्य संग्रह की, ये सब शक्ति नहीं देती है। शक्ति देती है वेबसाइट ब्लॉक करने की। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छे सवाल हैं जितने भी हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है 2005 में। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना हुई थी दोस्तों, वह कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना, जहाँ NEAA की स्थापना जो है यह 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुआ था। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, कौन सा कथन गलत है। जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है? वन्य जीव की सुरक्षा। ठीक है, वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? तो कथन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें कठोर संरक्षण की आवश्यकता है। अब ऑप्शन नंबर बी है कि इस अनुसूची के अंतर्गत कानून उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है, अनुसूची 1 प्रजातियों का शिकार भारत में निषिद्ध है, सिवाय मानव जीवन को खतरे या असाध्य बीमारी के मामले में। और ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें जंगली जानवर की केवल 4 प्रजातियां हैं, सामान्य कौवे, चूहे और चूहा। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? वन्य जीव सुरक्षा मतलब कि जितने भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, क्या रूल या क्या नियम लागू किया गया है? तो क्या क्या लागू किया गया है? और इसमें अगर यह पूछा जाता तो आपको इन तीनों में से जो है कुछ समझ में आता, लेकिन इसमें पूछा गया कि किस अंतर्गत कौन सा कथन गलत है। ठीक है, और इसमें सुरक्षा की बात की जा रही है। और देखिए जो चारों ऑप्शन में से ये जो चौथा ऑप्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जंगली जानवर की केवल 4 प्रजातियां शामिल है, जैसे सामान्य कौवे, चूहा, चूही। मतलब आप इन सब को मार सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ना कि इसमें देखो सुरक्षा अधिनियम लिखा है, क्योंकि सुरक्षा करने की बात हो रही है। तो आप इन चारों को बिल्कुल मार सकते हो, आपको अप्रूवल है। चूहा, चूही, सामान्य कौवे, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी इन सब में जो तीनों हैं, इन सब को अगर आप कुछ करते हो तो आपको इस नियम के तहत दंड दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप शेर या हाथी या और किसी जीव को मारते हो तो आपको कुछ साल की सज़ा या
पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। 25,000 सज़ा धनराशि आपको जमा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सामान्य कौवे चूहे को मार देते हो तो आपके ऊपर कोई भी धारा नहीं लगेगी। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत में यह कथन बिल्कुल गलत है कि इसको भी मारने पर आपको सज़ा दी जाएगी या आपको कुछ धनराशि जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको आप बिल्कुल मार सकते हो। अब अगला सवाल देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप दोबारा से सुन सकते हो। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानव अधिकारों की परिभाषा में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है, मानव अधिकारों की परिभाषा में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। अब ऑप्शन क्या है, जीवन का अधिकार शामिल नहीं है, या स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है, या संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है, या समानता का अधिकार शामिल नहीं है। बताओ कौन सा परिभाषा जो है वह शामिल नहीं है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। मानव अधिकारों की परिभाषा में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानव अधिकारों की परिभाषा में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब जीवन का अधिकार भी शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, समानता का भी अधिकार शामिल है, ठीक है, मानव अधिकारों की परिभाषा में, लेकिन संपत्ति का अधिकार यह शामिल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है POSCH अधिनियम 2013 के तहत एक महिला कितने समय के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है। POSCH अधिनियम 2013 के तहत, याद कीजिएगा 2013 के तहत एक महिला कितने समय के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है। ऑप्शन ए है घटना की तारीख से 60 दिन भीतर, ऑप्शन बी है घटना की तारीख से 30 दिन के भीतर, या ऑप्शन सी है कभी भी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, और ऑप्शन डी है कि घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर, यानी 3 महीने का समय मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर, यानी 3 महीने के अंदर आप शिकायत दर्ज करा सकती हो POSCH अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। एक महिला जो है वह 90 दिन के भीतर अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए, SC/ST अत्याचार निवारण, ठीक है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार की परिभाषा में क्या शामिल है। SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार की परिभाषा में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है सामाजिक बहिष्कार, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी शारीरिक हिंसा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो दोस्तों इसमें SC/ST अधिनियम 1989 की बात की जा रही है, इसके तहत अत्याचार की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। इसमें अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ जो है सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है, और आर्थिक शोषण भी, शारीरिक हिंसा भी। तो ये सब तीनों जो है परिभाषा शामिल है, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, या तीनों शामिल हैं, ठीक है। SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अगर अत्याचार की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण या शारीरिक हिंसा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत रिश्वत लेने वाली लोक सेवक के लिए न्यूनतम और अधिकतम कारावास की अवधि क्या है। अगर 1988 की धारा 7 के तहत अगर कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है तो उसके लिए न्यूनतम और अधिकतम कारावास की अवधि क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 वर्ष से कम हो नहीं सकती और अधिकतम 7 वर्ष तक उसका कारावास हो सकता है, ठीक है। 3 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं होता है और अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकता है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, भूमि सुधार के तहत किराएदारी सुधार मुख्य उद्देश्य क्या है।
भूमि सुधार के तहत किराएदारी सुधार मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जिम्मेदारी का आय बढ़ाना, ऑप्शन बी है किसानों को स्वामित्व देना, या ऑप्शन सी है शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों को स्वामित्व देना। जो भूमि सुधार के तहत किराएदारी सुधार का मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को स्वामित्व देना। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, डेली इसी प्रकार से आप लोग अगर जीके प्रश्न का एनालिसिस करना चाहते हैं तो 10 क्वेश्चंस डेली इस चैनल पर आपको एनालिसिस कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। धन्यवाद।